Good morning and Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher and today we are going to read unit number 6, Matilda. First, I will introduce you to the writer, theme and summary of the unit. Matilda is a book by British writer Roald Dahl. It was published in 1988 in London. A fun and humorous unit and summary broken into tasty tidbits that you can digest. The script is taken from the first chapter of Matilda, where Roald Dahl discusses how adoring parents turns a blind eye to their children's weaknesses. He explores a range of humorous images from the animal world to figure out what comments he would like to write on the school report of some children. He knows if he happened to be the teacher. However, he tells us that Matilda's parents are uncommon. They have no interest in their daughter and her remarkable powers. Now open your book, page number 70, unit number 6, Matilda. What are some humorous description or comparison you have come across? In what way were they funny? Point number 1. It is a funny thing about mothers and fathers, even when their own child is the most disgusting little bluster you could ever imagine, they still think he or she is wonderful. अब यहाँ पर रॉयल डेल जो है बहुत ह्यूमरस तरीक़े से, ह्यूमरस मीन्स कॉमिकल, एंटरटेनिंग, फ़नी, बहुत मज़ाहिया तरीक़े से उन पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है जिनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग मीन्स strong dislike, blister means small bubble on the skin with watery fluid. अच्छा, यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहा है कि उन पेरेंट्स के बारे में जिनके बच्चे जो हैं उनमें कोई भी खूबी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, स्टिल दे इमेजिन, वो सोचते हैं, वो थिंक करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, बहुत अमेजिंग है. Point number 2, some parents go further. They become so blinded by adoration, they manage to convince themselves their child has the qualities of a genius. लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, राइटर रेफ़र कर रहा है उन पेरेंट्स की तरफ कि वो समझते हैं कि वो जो हैं इतने अंधे हो जाते हैं, मतलब अपनी सोच में इतने आगे निकल जाते हैं कि वो समझते हैं कि उनका जो बच्चा है उसमें जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं उसमें बिल्कुल एक जीनियस की हैं या वो आइंस्टाइन की नस्ल से है. Well, there is nothing very wrong with all this. It's the way of the world. It is only when parents begin telling us about the brilliance of their own revolting offspring that we start shouting, "Bring us a basin, we are going to be sick." अच्छा, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें जो है इंसान जो है उसको अपनी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है. स्पेशली जो माँ बाप हैं, उनका बच्चा कैसा भी हो, उनको अपना बच्चा जो है बहुत प्यारा होता है और बहुत अच्छा उसको वो गर्दानते हैं और बहुत प्यारा लगता है उनको. भले से उनका जो रिवॉल्टिंग मीन्स उनका बच्चा गदर मचाने वाला या बागी सोच रखने वाला हो, या ऑफ स्प्रिंग मीन्स औलाद, उनकी नस्ल जो है बहुत ख़राब भी हो, स्टिल दे थॉट के उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसमें कोई ख़ामी नहीं है, सिर्फ खूबियाँ भरी हुई हैं. और उस वक्त बीइंग अ टीचर, मतलब टीचर की ये सोच होती है कि उस वक्त उनको इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुन के टीचर को लगता है कि उनको एक बेसन रिक्वायर्ड है और वो सोचते हैं कि शायद वो बीमार होने वाले हैं और उनको उल्टी आने वाली. पॉइंट नंबर 4, school teachers suffer a good deal from having to listen to this sort of twiddle from proud parents. Twiddle means nonsensical talk or writing. अच्छा, जिस तरह एक पुरानी कहावत है कि 100 दिन सुनार के और एक दिन लोहार का,
तो इसी तरह की बात इस स्क्रिप्ट में भी नज़र आती है कि स्कूल टीचर्स ऑब्वियसली पूरा साल पूरा सेशन इस तरह के पेरेंट्स की बातें सुनते हैं और उनको बर्दाश्त करते हैं और उनके बच्चों को टैकल करते हैं, बट दे यूजुअली गेट देयर ओन बैक व्हेन द टाइम कम्स टू राइट द एंड ऑफ टर्म रिपोर्ट। लेकिन उस वक्त जबकि कोई एग्ज़ाम होता है और उनको टर्म रिपोर्ट लिखने का मौका मिलता है, तो उस वक्त वो अपनी बहरहाल भड़ास इस तरह से निकाल सकते हैं। इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड कुक अप सम रियल स्कॉचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ डॉटिंग पेरेंट्स। स्कॉचेस मीन्स रिमार्केबल जो बच्चे होते हैं जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटीज़ होती हैं, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सलाहियतों का मालिक होता है। स्कॉचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ डॉटिंग पेरेंट्स। अच्छा, जब हम टर्म रिपोर्ट लिखते हैं तो फिर हम इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में लिखते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं। टीचर्स योर सन मैक्सिमिलियन मीन्स ग्रेटेस्ट एंड इट्स अ वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज मीन्स मैक्सिमम। I would write is a total washout. I hope you have a family business you can push him into when he leaves school, because he sure as heck won't get a job anywhere else. Or if I were feeling lyrical the day, I might write, it is a curious truth that grasshoppers have their hearing organs in the side of their abdomen. Your daughter Vanessa, judging by what she's learned this term, has no hearing organs at all. अब हम लिखते हैं किसी ऐसे बच्चे के बारे में जो जिसने इस स्कूल में वो टोटल वॉश आउट है। उसने स्कूल में यहाँ रहते हुए कुछ भी नहीं समझा है, कुछ नहीं लर्न किया है और कुछ भी नहीं सीखा है, तो उसके बारे में हम होप कर रहे हैं बीइंग अ टीचर। मतलब टीचर कभी अपने बच्चे के स्टूडेंट के बारे में मतलब गलत सोच नहीं रखता, अच्छी उम्मीद रखता है। वो सोचते हैं कि यहाँ अगर उसने नहीं सीखा जब वो स्कूल से पास आउट करके जा रहा है, तो मे बी उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कोई फैमिली बिजनेस होगा जो कि उसको रन करेगा, क्योंकि इस लर्निंग के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इन स्किल्स के साथ या इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको कहीं और तो जॉब नहीं मिलेगी। या समटाइम्स अगर टीचर बहुत लिरिकल मूड में होते हैं, बहुत शायराना मूड में होते हैं, तो किसी बच्ची वनीसा के बारे में लिखते हैं और हम रिलेट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको नेचुरल हिस्ट्री से या डिफरेंट इंसेक्ट्स से उनको रिलेट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि जो वनीसा है उसके पास जिस तरह से ग्रास हॉपर के जो हेयरिंग ऑर्गन्स हैं, जो क़ुव्वत समात के जो ऑर्गन्स हैं, जो वो हैं वो ऑर्गन्स उसके एब्डोमेन में, उसके निचले धड़ की तरफ होते हैं। इसी तरह वनीसा के को भी हम जज नहीं कर रहे, लेकिन हमें लिखना पड़ रहा है कि इस टर्म में उसने जिस तरह की लर्निंग की है उसमें लगता है कि उसके पास मतलब सुनने की क़ुव्वत ही नहीं है, उसके पास जो हेयरिंग सेंस है वो उसके पास मौजूद ही नहीं है। पॉइंट नंबर 5, आई माइट इवन डेल्व डीपर इनटू नेचुरल हिस्ट्री एंड से। Natural history is the study of plants and animals in their environment. The author uses examples from natural history to describe the qualities of particular children. यहाँ पर जो राइटर है वो पर्टिकुलर जो मखसूस जो बच्चे हैं उनके बारे में जब वो कमेंट्स लिख रहा है तो वो उनको डिफरेंट एनिमल्स से, डिफरेंट प्लांट्स से जो है वो रिलेट कर रहा है, उनको मैच कर रहा है, उनको मुशाबे कर रहा है। Point number 5, I might even delve deeper into natural history and say the periodical cicada spends 6 years as a grub underground and no more than 6 days as a free creature of sunlight and air. Your son Wilford has spent 6 years as a grub in this school and we are still waiting for him to emerge from the chrysalis. अच्छा, यहाँ पर जो है एक बच्चा जो है विल्फर्ड, उसको वो जो राइटर है वो मुशाबे कर रहा है किससे? सिकैडा जो है एक विंग चिर्पिंग इंसेक्ट का नाम है और वो जो है अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के जो 6 साल हैं वो एक ग्रब मींस लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स उसमें गुजारता है और उससे मुशाबे कर रहा है राइटर विल्फर्ड को उसी सिकाडा से कि उसने जिस तरह 6 साल यहाँ स्कूल में गुजारे हैं बिल्कुल उसी तरह
गुजारें जिस तरह जो इंसेक्ट्स का लार्वा जो है अपने ग्रब में गुजारते हैं, और उसने यहाँ से कुछ भी जो है वो हासिल नहीं किया है। A particularly poisonous little girl might sting me into saying Fiona has the same glacial beauty as an iceberg, but unlike the iceberg, she has absolutely nothing below the surface. I think I might enjoy writing end of term reports from the stinkers in my class, but enough of that, we have to get on. A stinker means one who spread bad smell, unpleasant person जो होता है। अब एक बच्ची फ़ियोना के बारे में बात हो रही है जिसकी जो खूबसूरती है इट इज़ जस्ट लाइक एन आइसबर्ग। ग्लेशियल ब्यूटी है। ग्लेशियल ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी दैट इज़ कोल्ड, एक्सप्रेशनलेस एंड अनअट्रैक्टिव। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आइसबर्ग देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन उसकी जो बेस होती है वो बेस से जुड़ा हुआ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही पानी में तैरा होता है। तो उसकी जो लर्निंग है या उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल एक आइसबर्ग की मानद है राइटर की नज़र में। Point number 6, occasionally one comes across parents who take the opposite line, who show no interest at all in their children, and these of course are far worse than the doting ones. Mr. and Mrs. Wormwood were two such parents. They had a son called Michael and a daughter called Matilda, and the parents looked upon Matilda in particular as nothing more than a scab. अब ओकेजनली बहुत कम, रेयर में, शाज़ नादिर, आटे में नमक के बराबर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो एक अपोजिट साइड इसकी बिल्कुल डिफरेंट लाइन जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जिनको अपने बच्चों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और इसी तरह के जो पेरेंट्स हैं वो मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड हैं, और जिनके पास एक बेटा है जिसका नाम माइकल है, और उनकी बेटी जो मिटिल्डा है जो वो बहुत रिमार्केबल क्वालिटीज़ की मालिक है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी जो है उसको ना लाइक करते हैं और ना ही उसके बारे में कोई अच्छे रिमार्क्स हैं। अच्छा, उनकी नज़र में जो मिटिल्डा है वो बिल्कुल एक स्कैब की मानद है। स्कैब इज़ अ स्किन डिसीज़, जैसे दाने निकल आते हैं और उस पर खुरंड आ जाता है थोड़े अरसे के बाद, तो बिल्कुल उसी तरह मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड अपनी बच्ची को समझते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा जीनियस है और उसकी में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, स्टिल उसके जो माँ बाप हैं उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते और उसको बिल्कुल समझते हैं कि वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड looked forward enormously to the time when they could pick their little daughter off and flick her away, preferably into the next country or even further than that. लेकिन वो जो हैं अपनी बच्ची के बारे में उस मामूली सी स्किन डिज़ीज़ से ज़्यादा केयर नहीं करते, कि वो सोच रहे हैं कि जब वो ड्राई हो जाता है तो हम उसको अपनी स्किन से ऐसे उड़ा के उसको फेंक देते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो सोच रहे हैं थोड़ा सा वो बड़ी हो जाए तो उसको या तो किसी दूसरे कंट्री में भेज दें या उससे ज़्यादा भी उनकी सोचें। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।